सफर की खुशमिजाजी ही इंसानी रूह को तरोताज़ा कर देती है। व्यक्तिगत तौर पर मेरा यही मानना है कि इस संसार का हर एक व्यक्ति एक अदृश्य शक्ति के हाथों की कठपुतली है। गंगा की आरती शुरू हो गई थी। वातावरण में गूंजती आवाज, आग की लपट, सामग्री की गंध और भीड़ के बीच से बहती गंगा। हाथ जोड़े खड़ा तालिब बहते पानी को देख रहा था। अम्मी की स्थिति भी तो अब्बा और उसके बीच कुछ ऐसी ही थी जैसे बहता पानी। यूं तो तालिब एक मुसलमान था, मगर अपने देश की संस्कृति के प्रति उसका प्यार मजहब से कहीं ज्यादा ऊपर था। जीवन का वह कंपन, वात्सल्य का वह प्रवाह, मित्रता का वह लगाव आज इस गंगा में समा गया। अम्मी के वजूद के कण इस बहते पानी में कहां ढूंढूं, कहां तक दौड़ूं। तालिब बस इसी उधेड़बुन में था। अम्मी के बिना मैं कितना अधूरा हूं, ये किससे कहूं। मैं उनके जीते जी जान नहीं पाया था कि अम्मी का ना रहना इस दुनिया में कैसा खालीपन भरता है। तालिब का रोया रोया आरती के शब्दों के उच्चारण से थरथरा रहा था। बीच बीच में वो सिहर सिहर उठता। होटल पहुंच तीनों ने थोड़ा आराम किया। सुबह भोर में पहुंचे थे। सारा कर्मकांड निपटाकर अब्बा बहुत बूढ़े और थके लग रहे थे। तालिब को लगा जैसे अब्बा को आज इस सच्चाई का अंदाजा हुआ है कि अम्मी सचमुच नहीं रही, वो तन्हा है, बिल्कुल तन्हा। तालिब और अब्बा तो नदी के दो किनारे थे जिन्हें अम्मी जोड़े रखी थी। उनके जाने के बाद ये दूरी तो हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। अम्मी होती तो मैं दिल खोलकर सब कुछ कह देता। उनकी डांट फटकार, उनका उल्हान और रोना सब कुछ सुनता। वो सब मेरे लिए मरहम साबित होता, मेरे जख्मों की सोजिश को कम करता। अब इन जख्मों के साथ मुझे रहना पड़ेगा। ये घाव कभी नहीं भरेंगे, कभी नहीं। हफ्ते भर बाद प्रयागराज से लखनऊ जाने वाली ट्रेन के डिब्बे में बैठे तालिब के अब्बा मोहम्मद यूनुस अपने कलीग, दोस्त और जान पहचान वालों की भीड़ देख भावुक हो उठे। इस शहर में वो अपने अतीत को दफन कर एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे, जिसका अंदाजा उन्हें खुद भी नहीं था। जब ट्रेन ने रेंगना शुरू किया तो जब्त के बावजूद मोहम्मद यूनुस की आंखों से आंसुओं की बूंदें टपक पड़ी। तालिब को लगा जैसे ये बूंदें तेजाब बनकर उसके दिल पर गिरी हैं। चलती ट्रेन के साथ पहले चेहरे गायब हुए, फिर शहर, और अब धीरे धीरे पेड़ों के झुरमुट दूर हो गए। सामने खाली मैदान थे, उनमें सपनों के, भविष्य के, नई जिंदगी के बिरवे लगाने थे, नए बीजों को बोना था। ये सब कैसे होगा, आखिर कैसे? जरा थर्मस देना तालिब। मोहम्मद यूनुस की आवाज उभरी। अब्बा, मैं उड़ेलता हूं, कहता तालिब थर्मस खोल कॉफी उड़ेलने लगा। कोई और वक्त होता तो उसकी और अब्बा की बहस छिड़ गई होती। वो अब्बा के इस फैसले की जी भरकर आलोचना करता, कहीं कहीं पर मजाक कर उनका अपमान भी करता, मगर वो अधिकार जैसे उससे छीन लिया गया था। वो कभी इतनी अनुशासित, फरमाबरदार और अब्बा की हाँ में हाँ मिलाने वाली औलाद नहीं थी। उसे पाला ही इस तरह से गया था कि वो हर बात में अपनी राय रखे, हर घटना पर अपना नजरिया बताए। अपने को घुलाने की जगह वो तमीज के दायरे में रहकर अपने मन को खोले, मगर वही शिक्षा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेड़ी बन गई थी। सच बोलना, उसके नतीजे को झेलना, यही तो सिखाया गया था उसे। एक बार का सीखा जिंदगी में बार बार काम नहीं आता, हर बार कुछ नया सीखना पड़ता है। जैसे इस बार अगर वो झूठ बोलता, कहानी करता, तो जिंदगी का सुलूक उसे लेकर कुछ दूसरा ही होता। मगर तुम वहां रह पाओगे? अब्बा ने बड़ी जोरदार आवाज से पूछा। बिना काम के तो कहीं भी रहना दुश्वार होगा। पुरानी कंपनी ज्वाइन करोगे? यकाया कुछ सोच नहीं पाया था, सीधा प्रयागराज ही आ गया। हाँ, लंबी दौड़ के बाद सुस्ताना भी जरूरी है, मोहम्मद यूनुस ने कहा और कॉफी का घूंट भरा। इस वाक्य के बाद काफी देर तक उस ट्रेन में खामोशी छाई रही। लखनऊ से बलिया का सफर बुरा नहीं था। चमचमाते देशों से निकल धूल और धूप के फीके रंग उड़े जा रहे थे, उसे अपने जैसे लग रहे थे। अगर सूरज ना निकले तो इन पुरानी आबादियों का क्या हाल हो, जो अपने में मग्न बाकी दुनिया की भागदौड़ से बिल्कुल बेगाना है। तालिब ये सोच रहा था। अच्छा है, जितने ये लोग कम एक्सपोज होंगे उतने ही हालात के थपेड़ों से सुरक्षित रहेंगे। यह घर हमारे रहने के लिए क्या बुरा है, चहकती आवाज में मोहम्मद यूनुस ने कहा और अपनी किताबों के पैकेट को खोलने लगे। तालिब ने घर के 2 कमरों और दालान का मुआयना किया। उन्होंने एक छोटा सा चक्कर लगाया। पुराना सामान जो जरूरत का था सलीके से सजा हुआ था। यह सब मनोज ने किया है, मैंने किताबें लगाने को मना किया था। मोहम्मद यूनुस ने किताबों को मूर्छल से झाड़ते हुए कहा था, आप ये सब धूल में क्या कर रहे हैं अब्बा?
तालिब ने अब्बा के हाथों से किताबें लेनी चाहिए तो वह हंसकर बोले, अरे बेटा मुझे करने दो, मेरा जी लगा रहेगा बरखुरदार। तुम्हारे हाथ का ब्रेसलेट कहाँ गया और घड़ी कहाँ है? बेटे की खाली कलाइयों को देख उनके मुंह से अचानक निकला, घड़ी बिक गई। और तालिब चुप हो गया। अम्मी ने यह सफेद सोने का ब्रेसलेट बेटे की पैदाइश पर उसे बाप बनने की खुशी में दिया था। यह वादा भी किया था कि 2 साल के बाद रिटायरमेंट मिलते ही पोते के पास आ जाएंगी। उसकी परवरिश उनकी अम्मी ने ही करने की बात कही थी। अच्छा हुआ, सामान खरीदा ही बेचने के लिए जाता है। इस बार ज्यादा महंगी घड़ी खरीदना, वो 1.5 लाख की थी ना, इस बार 5 लाख वाली खरीदना। इंसान कमाता किस लिए है? अपना शौक पूरा करने के लिए। अब इन्हीं किताबों को देखो, सारी कमाई इन्हें अपना बनाने में लगा दी। मोहम्मद यूनिस ने प्यार से किताबों को सहलाया। अब हम दोनों यहाँ अकेले हैं, हमारे लिए कोई खाना पकाने वाला नहीं, खुद ही सब काम करना होगा। बहरहाल कतर में रहकर कौन कौन सी डिश पकानी सीखी तुमने? तालिब ने झेपते हुए कहा, कई, मगर सब नॉनवेज, वो तो आप खाएंगे नहीं। इसका जवाब तालिब के अब्बा मोहम्मद यूनिस ने बड़े प्यार से कहा कि हाँ, मैं तो शाकाहारी हूँ। 50 के बाद आम आदमी को सारे खुराफाती शौक धीरे धीरे छोड़ देने चाहिए, वरना बुढ़ापा बड़े कष्ट में गुजरता है। अगर ये बात किसी को जवानी में याद रहे अब्बा तब ना, तालिब ने कहा और रसोई की तरफ चाय बनाने बढ़ गया। वो अब्बा का इशारा समझ चुका था। काली चाय नींबू के साथ उन्हें बहुत पसंद थी। तालिब ने अपने को यकायक हल्का महसूस किया। दोपहर ढलान पर थी। तालिब बेकैफी की हालत में घर से बाहर फैले माहौल को देखकर सोच ही रहा था कि क्या सन्नाटा भी बोल सकता है। आखिर सन्नाटा बोलता किससे है? उस शख्स से जिसकी जिंदगी में भी एक अलग ही किस्म की खामोशी छाई हुई हो। शायद तालिब की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही था, और शायद आप सभी की जिंदगी में भी कहीं ना कहीं एक किस्म की खामोशी जरूर होगी। मैं हूं आपके साथ मेहर जैन।